आप तमाम सम्मानित शिक्षकों को मैं संतोष यादव इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज मैं झारखंड टीएनए सेकेंड राउंड एग्जाम जो आपका नवंबर में होना है, यानी कि आज से आपका एग्जाम प्रारंभ है। प्यारे साथियों, 18 नवंबर से 20 नवंबर तक आपका एग्जाम होनी है। इसके लिए मस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हम लेकर के आए हैं झारखंड टीएनए के लिए। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्नों को समझिएगा। यहाँ पर प्रश्न हम लोग सतत, व्यापक एवं मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न करेंगे और आपके एग्जाम के लिए अति संभावित होगा। तो इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि टीएनए से संबंधित जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आइए हम लोग प्रश्न करते हैं इसी के साथ। प्रश्न आपका स्क्रीन पे, नंबर फर्स्ट प्रश्न है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों की रैंक तय करना होगा, या केवल परीक्षा परिणाम देखना होगा, या विद्यार्थियों की समग्र प्रगति का निरंतर मूल्यांकन करना, या उच्च अंक दिलाना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्यारे साथियों, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न था कि सतत, व्यापक एवं मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों की समग्र प्रगति का निरंतर मूल्यांकन करना इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट प्रश्न रहा। सतत मूल्यांकन का अर्थ है, यहाँ से आपका 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा प्यारे साथियों, इसलिए जरूर देखिएगा। कह रहा कि सतत मूल्यांकन का अर्थ, तो इसका अर्थ क्या होता है? वर्ष में एक बार मूल्यांकन, या बीच बीच में निरंतर सीखने की जांच, या अंतिम परीक्षा में मूल्यांकन, या शिक्षक द्वारा रिपोर्ट बनाना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीच बीच में निरंतर सीखने की जांच। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न कर लेते हैं हम लोग। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 3। सीसीई में कंटिन्यूअस का आशय है। सीसीई में कंटिन्यूअस का आशय क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस का आशय क्या होता है? सीसीई में बिना रुके सिखाना, या नियमित अंतराल पर मूल्यांकन करना, या बिना पढ़ाए परीक्षा लेना, या एक ही दिन में मूल्यांकन। तो प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नियमित अंतराल पर मूल्यांकन करना। ठीक है, सीसीई में कंटिन्यूअस का आशय क्या होता है? तो नियमित अंतराल पर मूल्यांकन करना। प्रश्न है आपका कि सीसीई में कॉम्प्रिहेंसिव का आशय है। सीसीई में कॉम्प्रिहेंसिव का आशय क्या है प्यारे साथियों? ऑप्शन 1 है केवल लिखित परीक्षा, संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक क्षेत्रों का मूल्यांकन करना, या केवल कक्षा प्रदर्शन करना, या रिपोर्ट कार्ड भरना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक क्षेत्रों का, ठीक है, मूल्यांकन करना। इसके बाद प्रश्न देखिए आपका, फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है प्यारे साथियों? सीखने में सुधार हेतु निरंतर प्रक्रिया देना, या वर्ष के अंत में परिणाम घोषित करना, या केवल अंक देना, या विद्यार्थियों की तुलना करना। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों कि सीखने में सुधार हेतु निरंतर प्रक्रिया देना। ठीक है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए, करा है कि समेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट का उपयोग कब किया जाता है? समेटिव असेसमेंट का उपयोग कब किया जाता है? शिक्षण के दौरान, या शिक्षण के अंत में, या वर्ष की शुरुआत में, या हर सप्ताह में। तो प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षण के अंत में समेटिव असेसमेंट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पे, कह रहा है कि शिक्षक को सीसीई में कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? तो प्यारे साथियों, ऑप्शन 1 है त्रुटि खोजने वाला, या सुधार और प्रगति उन्मुख, या केवल अंक देने वाला, या दंडात्मक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुधार और प्रगति उन्मुख।
ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पे करा कि सीसीई का लाभ क्या है। प्यारे साथियों, सीसीई का लाभ क्या है? अब आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आंसर करना है। कह है कि केवल होनहार छात्रों को लाभ, या प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान, या परीक्षा का दबाव बढ़ना या रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा। तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान। ठीक है। इसके बाद का प्रश्न है कि कक्षा में विद्यार्थियों के व्यवहार, सहभागिता और सहयोग का अवलोकन किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न को एक बार फिर से समझिए। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यवहार, सहभागिता और सहयोग का अवलोकन किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या होगा? भावनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। ठीक है, भावनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। इसके बाद प्रश्न देखिए, शिक्षक डायरी या लॉगिन रिकॉर्ड क्यों रखते हैं? शिक्षक डायरी या लॉगिन रिकॉर्ड क्यों रखते हैं? तो प्यारे साथियों, ऑप्शन एक है केवल अंक लिखने के लिए। ये तो आपका होगा नहीं। प्रत्येक बच्चे की निरंतर प्रगति दर्ज करने हेतु, हाँ यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्यारे साथियों, यहाँ पर प्रश्न देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यवहार, सहभागिता और सहयोग का अवलोकन किसका उदाहरण है? ये आपका रिपीटेटेड प्रश्न है। यहाँ से देखिए आपका ये भी रिपीटेटेड है, इसको कर लेते हैं। देखिए करा कि निम्न में से कौन सा उपकरण फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन सा उपकरण का बात हो रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है? वार्षिक परीक्षा, परियोजना कार्य, या रिपोर्ट कार्ड, या रिजल्ट शीट। तो आंसर होगा परियोजना कार्य, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है। प्रश्न है आपका कि पोर्टफोलियो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पोर्टफोलियो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? शिक्षक की वेतन सूची के लिए, या विद्यार्थी की उपलब्धियों का संकलन के लिए, या स्कूल रिपोर्ट के लिए, या परीक्षा समय सारणी के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यार्थियों की उपलब्धियों का संकलन के लिए। ठीक है। इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं हम लोग। ये रहा स्क्रीन पे, यदि किसी बच्चे का प्रदर्शन कमजोर है तो शिक्षक को, यदि किसी बच्चे का प्रदर्शन कमजोर है तो शिक्षक उसे फेल कर देना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसको फेल कर देना चाहिए, बच्चा का प्रदर्शन कमजोर है तो, या अतिरिक्त सहायता और मार्गदर्शन देना चाहिए, या माता पिता को शिकायत करनी चाहिए, या उसे उपेक्षित करना चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अतिरिक्त सहायता और मार्गदर्शन देना चाहिए उस बच्चा को। देखिए करा है, रुब्रिक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रुब्रिक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, परीक्षा परिणाम तैयार करने हेतु, या मूल्यांकन के स्पष्ट मापदंड निर्धारित करने हेतु, या समय सारणी बनाने हेतु, या छात्रों की सूची तैयार करने हेतु? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल्यांकन के स्पष्ट मापदंड निर्धारित करने हेतु। चलिए प्रश्न कर लेंगे नेक्स्ट। करा है कि पीर असेसमेंट का अर्थ है, पीर असेसमेंट का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ऑप्शन सी, छात्र द्वारा अपने सहपाठी का मूल्यांकन करना। छात्र द्वारा अपने सहपाठी का मूल्यांकन करना होगा प्यारे साथियों। इसके बाद का प्रश्न कर लेते हैं हम लोग। करा कि मूल्यांकन को सीखने का साधन मानने का क्या अर्थ है? समझिएगा, मूल्यांकन को सीखने का साधन मानने का अर्थ क्या है? केवल सीखने के अंत में परीक्षा करना, या मूल्यांकन से शिक्षण सुधार और व्यक्तिगत विकास करना, या परीक्षा पास कराना, या केवल अंक देना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्यांकन के शिक्षण सुधार और व्यक्तिगत विकास। ठीक है। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। करा है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है प्यारे साथियों?
त्रुटियों के कारण पहचान कर सुधारात्मक उपाय करना, या केवल रिपोर्ट बनाना, या अंतिम परीक्षा की तैयारी करना, या रैंक निर्धारित करना। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा त्रुटियों के कारण पहचान कर सुधारात्मक उपाय करना। ठीक है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये रहा, कह रहा कि फीडबैक शिक्षकों को किस प्रकार सहायक होती है। ठीक है, तो फीडबैक जो है शिक्षक के लिए किस प्रकार सहायक होती है, केवल अंक देने में, या शिक्षण पद्धति सुधारने में, या अनुशासन बनाए रखने में, या प्रश्न पत्र बनाने में। तो शिक्षण पद्धति सुधारने में आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्यारे साथियों यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, सीसीई प्रणाली में विद्यार्थियों के सामाजिक गुणों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। समझिएगा प्रश्न को, सीसीई प्रणाली में विद्यार्थियों के सामाजिक गुणों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। ठीक है, मौखिक परीक्षा से, व्यवहार सहयोग जिम्मेदारी आदि के अवलोकन से, या गणित परीक्षा से, या यादाश्त जांच कर। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा, सहयोग, व्यवहार सहयोग जिम्मेदारी आदि के अवलोकन से। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पे, मूल्यांकन का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या होना चाहिए। मूल्यांकन का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या होना चाहिए प्यारे साथियों, बच्चों को डराना, सीखने में सुधार लाना, तुलना करना, रिपोर्ट कार्ड भरना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सीखने में सुधार लाना। प्रश्न है, एक शिक्षक को सत्यनिष्ठा का पालन क्यों करना चाहिए। एक शिक्षक को सत्यनिष्ठा का पालन क्यों करना चाहिए प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ताकि विद्यार्थी उससे डरे, या ताकि वह विद्यालय में सम्मानित हो, या ताकि वह विद्यार्थियों के लिए नैतिक आदर्श बने, या ताकि पदोन्नति मिले। तो यहाँ पर सी करेक्ट होगा, ताकि वह विद्यार्थियों के लिए नैतिक आदर्श बने। ठीक है, ये रहा प्रश्न आपका। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि विद्यालय में कोई सहकर्मी शिक्षक छात्रों के साथ पक्षपात करता है तो उचित प्रतिक्रिया क्या होगी। यदि विद्यालय में कोई सहकर्मी शिक्षक छात्रों के साथ पक्षपात करते हैं तो उस उचित प्रक्रिया क्या होगी, इसके लिए उसे अनदेखा करना चाहिए, या प्रधानाध्यापक से गोपनीय चर्चा करना चाहिए, या छात्रों को विरोध के लिए प्रेरित करना चाहिए, या विद्यालय छोड़ देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक से गोपनीय चर्चा करना चाहिए। ठीक है, प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पे, यदि विद्यालय में कोई सहकर्मी शिक्षकों के साथ, ये आपका वही प्रश्न है। प्रश्न देखिए नेक्स्ट, शिक्षक को पेशा केवल नौकरी नहीं बल्कि एक नैतिक दायित्व है। समझिएगा, शिक्षक का पेशा केवल नौकरी नहीं बल्कि एक नैतिक दायित्व है, इसका क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है आपका, शिक्षकों को समाज के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, शिक्षक केवल पढ़ाने तक सीमित है, शिक्षक को समय पर विद्यालय आना चाहिए, शिक्षक को विद्यार्थियों से दूर रखनी चाहिए। तो इसका सबसे बेस्ट और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षक को समाज के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। इसके बाद प्रश्न देखिए आपका, निम्न में से कौन सा शिक्षक की व्यवसायिक दक्षता का लक्षण है। ठीक है, कौन सा शिक्षक की व्यवसायिक दक्षता का लक्षण है, निम्न में से कौन सा है, यानी कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, परीक्षा में उच्च अंक दिलाना, या विद्यार्थियों की विविधता को समझकर शिक्षण करना, या कठोर अनुशासन रखना, या केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ाना। तो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसका क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यार्थियों की विधियां को समझकर शिक्षण करना। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए आपका नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षक की व्यवसायिक दक्षता, यानी वही प्रश्न है, यहां से प्रश्न देखेंगे
शिक्षक अपने व्यवसायिक विकास के लिए क्या कर सकता है, समझिएगा, शिक्षक अपने व्यवसायिक विकास के लिए क्या कर सकता है प्यारे साथियों। ऑप्शन है प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना, केवल पुराने नोट्स से पढ़ाना, या विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को अनदेखा करना, या इंटरनेट से बचना। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना। ठीक है, चलिए ये रहा प्रश्न आपका। यदि कक्षा में दो विद्यार्थी आपस में झगड़ते हैं तो शिक्षक को पहले क्या करना चाहिए, समझिएगा, यदि कक्षा में दो विद्यार्थी आपस में झगड़ते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। सबसे पहले वो दोनों को दंड देना चाहिए, या स्थिति को शांत कर कारण जानना चाहिए, या प्रधानाध्यापक को बुलाना चाहिए, या कक्षा छोड़ देना चाहिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सबसे सटीक आंसर बी होगा, स्थिति को शांत कर कारण जानना चाहिए। प्रश्न है कि चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन का शिक्षक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका कि शिक्षक की भूमिका एवं मार्गदर्शक बन जाती है, शिक्षक ही सर्वज्ञानी रहता है, शिक्षक का नियंत्रण कम हो जाता है, शिक्षक अप्रयासंगी हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक बन जाती है। इसके बाद का प्रश्न देखिए आप, शिक्षा तंत्र एजुकेशनल इकोसिस्टम में कौन है, केवल शिक्षक, केवल छात्र, शिक्षक विद्यार्थी अभिभावक का समान। तो यहाँ पर आंसर सी को लॉक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, शिक्षा तंत्र जो है वो कौन है, शिक्षा तंत्र में स्टेक होल्डर्स कौन है, केवल शिक्षक है या केवल छात्र है, शिक्षक विद्यार्थी अभिभावक व समाज है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न कर लेते हैं हम लोग। ये रहा स्क्रीन पे, यदि एक शिक्षक नई तकनीकी से डरता है तो उसे क्या करना चाहिए। यदि एक शिक्षक नई तकनीकी से डरता है दोस्तों तो उसे क्या करना चाहिए, उसका उपयोग टालना चाहिए, या प्रशिक्षण लेकर प्रयोग करना चाहिए, या दूसरों पर निर्भर रहना चाहिए, या पुराने तरीके अपनाना चाहिए। तो इसका सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रशिक्षण लेकर प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न है आपका नेक्स्ट, शिक्षक का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कब प्रभावी मानी जाती है। शिक्षक का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कब प्रभावी मानी जाती है, जब वह तर्क और सहयोग से समाधान करे, या जब वह छात्रों पर दबाव डाले। ये तो होगा नहीं, दबाव डाल कैसे सकते हैं आप। जब वह प्रधानाध्यापक को दोष दे, ये भी गलत है, किसी को दोष कह देंगे भाई। जब वह समस्या को टाल दे, ये भी टालना नहीं है, आपको समस्या से उलझना है, समाधान करना है। जब वह तर्क और सहयोग से समाधान करे, यानी कि ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों। प्रश्न देखिए, ये रहा, करा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का शिक्षा पर क्या दायित्व है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का शिक्षा पर क्या दायित्व है, केवल प्रभावशाली बच्चों पर ध्यान देना, प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना, या केवल विशेष विद्यालय भेजना, या अलग अलग परीक्षा लेना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण कराना। ठीक है, देखिए प्रश्न है कि शिक्षा में एक्नोलिबिटी, ठीक है, अकाउंट है, अकाउंटेबिलिटी का अर्थ है। ठीक है, शिक्षा में अकाउंटेबिलिटी का अर्थ है क्या है, शिक्षक को किसी से प्रश्न पूछना, या शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों के प्रति उत्तरदायी हो, या विद्यालय की गोपनीयता बनाए रखना, या विद्यार्थी से दूर रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों के प्रति उत्तरदायी हो।
ठीक है, मतलब अपना जिम्मेदारी को समझे। चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। यदि शिक्षक समाज की समस्याओं से अनजान है तो उसका शिक्षण वास्तविक जीवन से कट जाता है, या अधिक प्रभावी बनता है, या रचनात्मक बनता है, या विद्यार्थियों से लोकप्रिय होता है। तो प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, वास्तविक जीवन से कट जाता है। इसके बाद का प्रश्न आप देखिए स्क्रीन पे करा है कि व्यवसायिक दक्षता वाले शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान क्या है? ठीक है, व्यवसायिक दक्षता वाले शिक्षक की सबसे बड़ी 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 पहचान क्या है? विषय ज्ञान के साथ मानवीय दृष्टिकोण, कठोर अनुशासन, केवल परिणाम, सीमित सोच। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विषय ज्ञान के साथ मानवीय दृष्टिकोण। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न आपका यहीं पर समाप्त होता है इस वीडियो में। ठीक है, हमने बहुत सारे प्रश्न करवाया और अभी बहुत सारे अगले वीडियो में प्रश्न देंगे। आप लोग लगातार इस चैनल पर बने रहिए, और चैनल पर बने रहने के लिए यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी वीडियो में टीएनए से संबंधित अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।